नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडियन साइकोलॉजी की ये आपकी जो क्लास है सेकंड यूनिट के अंतर्गत चलने वाले टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन इंडियन साइकोलॉजी में आने वाला ये आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चित्त की वृत्ति। पतंजलि योग सूत्र की हम बात कर रहे हैं कि भारतीय मनोविज्ञान में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इसी के अंतर्गत हमने चित्त और मन की जो अवधारणा है उस पर बात की। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार इसमें क्या कहा गया है, चित्त को मन के रूप में यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। इसके बीच में जो अंतःकरण का सिस्टम है जो कि दूसरे और रेफरेंसेस में हमें मिलता है वो पतंजलि योग सूत्र में नहीं डिस्क्राइब किया गया। चित्त को ही आत्मा के एकमात्र उपकरण के रूप में यहां पर बताया गया है और किस माध्यम से चित्त आत्मा को यानी कि जो सेल्फ है, जो एक्चुअल सेल्फ है, उसको वो एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट करा पाता है जो कि बाहरी एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो रहे होते हैं। जो स्टिमुलस, जो ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हैं, उनके साथ इंटरेक्शन और उस एक्सपीरियंस को आत्मा को अवेलेबल करा पाना, सेल्फ को अवेलेबल करा पाना, ये प्रक्रिया जब चित्त के अंतर्गत होती है तो उसमें जो एक बहुत बड़ा रोल होता है वह होता है चित्त के अंतर्गत ही बनने वाली वृत्तियों का। ये वृत्तियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं और चित्त की वृत्तियों के अनुसार मनुष्य के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे वर्क करता है, इसको आज के हम टॉपिक में देखेंगे। तो इस क्लास को शुरू कर सबसे पहले देखते हैं कि आज की इस कक्षा के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और कौन को हम आज कवर करेंगे इस सेशन में। तो जो टॉपिक्स आगे इस यूनिट में आपके आने वाले हैं वो है चित्त वृत्ति, चित्त भूमि, स्टेजेस ऑफ चित्त, मन शरीर संबंध, माइंड बॉडी रिलेशन, और आज के सेशन में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है चित्त वृत्ति। चित्त के बारे में ये कहा जाता है दैट इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मॉडिफाइंग। प्रतिपल इसमें बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है और ये बदलाव और परिवर्तन का कारण होता है विषय यानी कि सब्जेक्ट, एनीथिंग विच इज आउटसाइड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इसके साथ होने वाला इंटरेक्शन। जब भी कभी इस प्रकार का कोई विषय, इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट, स्टिमुलस चित्त के संज्ञान में आता है जिसको कि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, जाना जाता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, तो ऐसे संपर्क में आने वाले हर विषय का प्रभाव चित्त के ऊपर पड़ता है और उस पड़ने वाले प्रभाव के स्वरूप चित्त में परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो इंटरेक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, ये जो इंटरेक्शन का रिजल्ट है चित्त और सब्जेक्ट के बीच में, तो ये जो चेंजेस हैं ये वही रिजल्ट है और इन्हीं चेंजेस को वृत्ति कहा जाता है, जिसको आप मॉडिफिकेशन के तौर पर भी समझ सकते हैं। इन वृत्तियों को यानी कि मॉडिफिकेशंस को कितने प्रकार से ये चेंजेस होते हैं चित्त में, यूं तो ये न्यूमरस होते हैं, असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यू कैन काउंट देम, लेकिन इनको कैटेगराइज किया गया है पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत 5 कैटेगरीज में और ये 5 टाइप्स बनाते हैं वृत्तियों के, जिसको कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट क्लिष्टा, यानी कि वृत्तियां 5 प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम वृत्तियां 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहली जो वृत्ति है वो है प्रमाण वृत्ति, जिसको राइट नॉलेज भी कह सकते हैं। दूसरी वृत्ति आ जाती है विपर्य, जिसको रॉन्ग नॉलेज और मिसकॉन्सेप्शन भी कहा गया है। तीसरा इसमें है विकल्प, जिसको इमेजिनेशन या फैंटेसी या डिल्यूजन भी कहा गया है। चौथा है इसमें निद्रा, स्लीप, और 5वां इसमें माना गया है स्मृति को, जिसे मेमोरी भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रमाण वृत्ति के बारे में। प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत हर वह छवि आती है, हर वह जानकारी आती है जिसको कि सेंस ऑर्गन्स के द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट के रह करके प्राप्त किया गया होता है। यानी कि प्रमाण वृत्ति जब कार्य करती है तो हर वह जानकारी,
हर वह इंटरेक्शन जो कि सेंस ऑर्गन्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हुए पाया गया है, उसके अंतर्गत प्रमाण वृत्ति का डेवलपमेंट होता है। ये 3 प्रकार की बताई गई है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम या फिर शब्द। प्रत्यक्ष को कहा जा सकता है परसेप्शन, अनुमान को कहा गया है इन्फेरेंस और आगम या शब्द को कहा गया है टेस्टिमोनी। तो ये क्या है? प्रमाण का अर्थ है कोई भी ऐसी चीज जो सिद्ध हो, जिसका एविडेंस हो, जिसको एविडेंस के आधार पर माना जा सके, वह प्रकार की हर वृत्ति जो है प्रमाण वृत्ति है। जैसे आप सूर्य को देखते हैं तो सूर्य होता है यह जानकारी प्रमाण वृत्ति मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर सूर्य के होने का जो है आपके पास प्रमाण है। तो जो भी चीज आपको प्रत्यक्ष है, जो भी चीज का आप साक्षात्कार कर पा रहे हैं, वो सभी प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए ऐसी जो भी चीज जिसका आप साक्षात्कार कर पाते हैं, जिसको आप स्वयं देख पाते हैं, वह प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ है परसेप्शन, यानी कि जो भी चीज आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा डायरेक्टली कांटेक्ट में आकर के अनुभव की जा रही है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे पेड़ पौधों को देखना, किसी जगह स्थान पर जाकर के किसी बिल्डिंग भवन को देखना और कहना कि हमने वो चीज देखी है या हम देख रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। आपको उसकी जानकारी है, क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रत्यक्ष किया है, यू हैव विटनेस्ड इट। इसके बाद दूसरा आ जाता है अनुमान, इन्फेरेंस। अनुमान के अंतर्गत आता है कि किसी होने वाली घटना को देख करके किसी वस्तु स्थिति का अंदाजा लगाना, किसी सिचुएशन को एज्यूम करना। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत दूर पहाड़ों में धुआं सा उठता हुआ लगे। अब कई सारे चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी आग के जलाए जाने पर धुआं हो, या फिर वह ठंड के मौसम में होने वाला धुंध भी हो सकता है। तो ये कैसे आप तय करेंगे कि ये वास्तविकता में क्या है? तो ऐसी स्थिति में अनुमान प्रमाण वृत्ति का उपयोग किया जाता है। और यह किस प्रकार से होता है? तो अगर गर्मियों का मौसम है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि ठंड के मौसम का जो धुंध है वह गर्मियों के मौसम में नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में अगर धुआं आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है, बहुत संभव है कि वहां कहीं पर कोई आग जली हुई है, जिसके कारण वह धुआं आसमान पे उसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यदि सर्दियों का मौसम है तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में धुंध का घिर आना एक सामान्य घटना है, तो ये जो धुआं है ये धुंध भी हो सकती है। इस प्रकार से पूर्व की किसी घटना के आधार पर निर्धारित किया जाना कि वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है, या वर्तमान में किसी जानकारी को प्राप्त करना अनुमान वृत्ति के अंतर्गत आता है। आगम या शब्द प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार का ज्ञान आता है जो कि आपने स्वयं साक्षात्कार नहीं किया होता है, जिसको कि आप अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको हम सत्य मानते हैं, जिनके द्वारा उस ज्ञान का, उस वस्तु का या उस सत्य का साक्षात्कार किया गया है, उनके द्वारा कही गई बातों पर हम अपनी आस्था रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं और उनकी कही हुई बातों को ही सत्य मानकर स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, वह शब्द प्रमाण के अंतर्गत आती है। अब प्रमाण वृत्ति के बारे में एक दो बातें और जान लेते हैं। प्रमाण वृत्ति जहां कार्य करती है वह होता है मन की जागृत अवस्था। प्रमाण वृत्ति क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से कार्य करती है, तो इसलिए यह सदैव ही मन की जागृत अवस्था, जबकि हमारी सभी इंद्रियां जागृत होती हैं और कार्य कर रही होती हैं, उसी स्थिति में कार्य करती है। इसलिए इसे मन की जागृत अवस्था के साथ संबंधित माना जाता है। अब जानते हैं विपर्य के बारे में। विपर्य जो वृत्ति है,
इसको रिलेट किया जाता है मिसपरसेप्शन के साथ, यानी कि गलत प्रकार से किसी चीज को परसीव करना। और कब? जबकि सेंस ऑर्गन्स ऑब्जेक्ट के साथ, जिसको परसीव किया जा रहा है, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि जो चीज है उसकी वास्तविकता का बोध ना होकर के, उसकी रियलिटी को ना परसीव करके हम एक एल्टर्ड रियलिटी को परसीव करने लगते हैं जो कि सत्य नहीं होती, तो उस व्यक्ति को विपर्य कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्रभावशाली एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जो कि है अंधेरे में रास्ते पर पड़ी हुई किसी रस्सी को देख करके सांप का बोध होना। ये बहुत स्वाभाविक है। और इस प्रकार से रस्सी के वास्तविक जो उसका स्वरूप है, उसका जो एक्चुअल फॉर्म है, जो उसकी एक्चुअल रियलिटी है, उसका परसेप्शन ना कर पाते हुए सेंस ऑर्गन्स उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के बावजूद भी उसको किसी दूसरे फॉर्म या किसी दूसरी रियलिटी के तौर पर परसीव करती हैं, और यही मिसपरसेप्शन विपर्य कहलाता है। विपर्य के अंतर्गत ये माना जाता है कि ये जो मिसपरसेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ होते हैं और उनकी रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। विपर्य जो वृत्ति है वो भी मन की जागृत अवस्था में कार्य करती है, इसलिए उसके साथ संबंधित मानी जाती है। अब जानते हैं अगली वृत्ति विकल्प के बारे में। विकल्प वृत्ति के अंतर्गत जो वस्तु की रचना की जाती है वह बाहरी जगत के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना ही की जाती है। यह सिर्फ सुने हुए शब्दों के आधार पर और अपनी कल्पना के आधार पर की गई रचनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपसे कहा जाए कि सींग वाला खरगोश। अब सींग वाला खरगोश सुनने पर आपके जो माइंड है उसमें एक इमेज क्रिएट होती है जहां पे खरगोश के सर पर आप दो सींगें जैसी लगी हुई देख सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसी कोई ब्रीड नहीं होती खरगोश की जिसके सर पे सींगें हो, इसलिए सींग वाला खरगोश एक कल्पना है और ये विकल्प वृत्ति के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से आता है आकाश पुष्प। तो आकाश पुष्प सुनने पर एक ऐसे फूल की, एक ऐसे प्लांट की कल्पना होती है जो कि आकाश में लगता हो, लेकिन आकाश में ऐसा कोई प्लांट या फूल नहीं लगता है, और इसलिए ये भी एक फैंटेसी के अंतर्गत आ जाता है, और इसलिए इसको विकल्प वृत्ति के अंतर्गत रखा जाएगा। इस प्रकार के जो वृत्ति होती है इसको वस्तु शून्य कहा जाता है, डिवॉइड ऑफ ऑब्जेक्ट। विकल्प वृत्ति को माइंड के ड्रीमिंग स्टेज के साथ रिलेट करके, संबंधित मान करके देखा जाता है। अब जानते हैं अगली वृत्ति निद्रा के बारे में। निद्रा को वह वृत्ति माना गया है जिसमें कि चित्त पूरी तरह से विड्रॉ कर जाता है किसी भी प्रकार के मेंटल मॉडिफिकेशन की प्रोसेस से। यानी कि निद्रा वृत्ति के दौरान किसी भी वस्तु का जो परिचय है, किसी भी वस्तु का जो संपर्क है, वो चित्त के साथ नहीं होता, और इसलिए उस दौरान होने वाली पूरे तरह से वस्तु या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अभाव के लिए ही निद्रा वृत्ति को विशेष माना गया है। निद्रा को एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी स्थिति माना गया है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई मेंटल मॉडिफिकेशन, किसी भी प्रकार का कोई परसेप्शन, इल्यूजन या डिल्यूजन कुछ भी नहीं होता है। इसको डीप स्टेट ऑफ माइंड के साथ, डीप स्टेट ऑफ स्लीप ऑफ माइंड के साथ रिलेट किया गया है, संबंधित करके देखा गया है। अब जानते हैं अंतिम वृत्ति स्मृति की। स्मृति जो वृत्ति है उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि ये मन की तीनों ही अवस्थाओं, वेकिंग स्टेट जागृत अवस्था, ड्रीमिंग स्टेट स्वप्न अवस्था, या फिर डीप स्लीप स्टेट, इन तीनों ही अवस्थाओं में कार्य करती है। स्मृति वृत्ति के अंतर्गत यह माना जाता है कि मन की तीनों ही अवस्थाओं, वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप, इन तीनों ही अवस्थाओं में वृत्ति का कार्य होता है इन अवस्थाओं के दौरान होने वाले अनुभवों को आवश्यकता पड़ने पर रिटेन करना, उनको पुनः रिकॉल करना।
स्मृति हमेशा पहले जो अनुभव किया गया है उसी को दोहराती है। इसका कार्य ही पहले अनुभव की गई वस्तुओं को दोहराना है। स्मृति के दौरान ना ही सिर्फ उस विचार को दोहराया जाता है जो कि पास्ट में हैपन हो चुका है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को भी दोहराया जाता है जिसके कारण उस विचार का उदय हुआ था। यानी यदि आपके मन में किसी प्रकार का भय उठा जो कि आपके लिए एक बहुत ही दुखद अनुभव भी रह सकता है, तो वैसी स्थिति में सिर्फ वो भय का जो विचार और जो भावना जिस अनुभव से होकर के आप गुजरे, सिर्फ वही रिमाइंड नहीं होता आपको याद करने पर अपनी स्मृति के द्वारा, बल्कि वह वस्तु जिसके कारण वह भय पैदा हुआ वह भी आपको रिमाइंड होगा। अब बात करते हैं मेंटल मॉडिफिकेशंस यानी कि वृत्ति के क्लासिफिकेशन की। तो अब बात करते हैं मेंटल मॉडिफिकेशंस यानी कि वृत्ति के क्लासिफिकेशन की। महर्षि पतंजलि ने असंख्य वृत्तियों को ना सिर्फ 5 प्रकार से क्लासिफाई किया, बल्कि हर वृत्ति को उसके प्रकृति और गुण के आधार पर 2 और प्रकारों के अंतर्गत कैटेगराइज करने का कार्य किया। पहला इसमें से है क्लिष्ट और दूसरा है अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्ति के बारे में बताते हुए कहा गया कि ये चित्त में विषाद, दुख और इस प्रकार की बहुत ही कष्टपूर्ण स्थिति को पैदा करने वाली होती हैं। अक्लिष्ट जो प्रकार की वृत्तियां होती हैं उनके अंतर्गत ये कहा गया कि यह प्रमाण वृत्ति से संबंधित होती हैं, वस्तु की सत्यता का बोध कराने वाली होती हैं और किसी भी प्रकार के कष्ट या किसी भी प्रकार के असुविधापूर्ण, शोभपूर्ण स्थिति से बचाने वाली होती है। इनको विषय विवेक ज्ञान पैदा करने वाला भी कहा गया है। ऐसा ज्ञान जो कि चीजों के बीच में भिन्नता का भेद करने में मदद कर सकता है। ये एफेक्टिव रिस्पॉन्सेस को यानी कि भावनात्मक जो कष्ट होता है उसको पैदा नहीं करती हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय के बारे में जो कि चित्त की वृत्ति के अंतर्गत यहां पर बात करना बहुत रेलेवेंट है। इसको कहा गया है वृत्ति संस्कार चक्र। वृत्ति संस्कार चक्र के अंतर्गत ये बताया गया है कि यह दोनों ही ग्रुप, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इनके द्वारा संस्कार उत्पन्न किए जाते हैं। संस्कार इंप्रेशंस होते हैं जिनको कि लेटेंट डिपॉजिट्स भी कहा जा सकता है, किसी कार्य को करने के बाद उनके इम्प्रिंट्स। और क्लिष्ट या अक्लिष्ट किसी भी प्रकार की वृत्ति के प्रभाव में आकर के किए गए कर्म के परिणाम स्वरूप ये जो संस्कार हैं ये पैदा होते हैं। इसी को वृत्ति संस्कार चक्र भी कहा गया है। वृत्ति संस्कार चक्र क्या है? मन में उठने वाले बदलाव, पैदा होने वाली अस्थिरता जो कि वृत्ति है, वह डेवलप होने वाले सबलिमिनल इंप्रेशंस का जो है कारण बनती है, संस्कारों का कारण बनती है, जो कि कॉन्शियसनेस या सेल्फ यानी कि आत्मा के द्वारा एक्सेसिबल नहीं हो सकते। यानी कि इन बने हुए इम्प्रिंट्स को ना जाना जा सकता है कि हमारे किस कार्य के लिए किस प्रकार के इम्प्रिंट्स बने, ना इनको समझा जा सकता है। अब ये जो इम्प्रिंट्स हैं ये हमारी मानसिक प्रक्रिया को, मेंटल प्रोसेस को प्रभावित करते हैं और एक चक्र का, एक साइकिल का जो है ये निर्माण कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। ये साइकिल किस प्रकार से कार्य करती है इसको जानते हैं। यह जो संस्कार होते हैं, मेंटल इंप्रेशंस, सबलिमिनल इंप्रेशंस, लेटेंट डिस्पोजिशंस, ये संस्कार हमारे मानसिक संरचना और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव में आकर के हम इन संस्कारों के अनुरूप ही कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये एक तरह से वह डीप इंटरनल मोटिवेशन है जो अनकॉन्शियस ड्राइव के तौर पर हमें फोर्स करता है सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर करने के लिए, और किया गया वह व्यवहार फिर से इन्हीं संस्कारों का निर्माण करता है और इस प्रकार से कॉन्टिन्यूअसली यह चक्र चलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चित्त की वृत्तियों के विषय में जो हमने बात की, इसके बारे में और विस्तार से डिटेल्ड डिस्कशन हम क्लासरूम सेशन में करेंगे। अभी का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।